उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप दिल्ली छावनी को अपने दिल के बहुत करीब रखती है और हम दिल्ली छावनी की जनता आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी के सामने भी मैंने एक बार कहा था कि दिल्ली छावनी की जनता सबसे अधिक वोटों से दिल्ली छावनी की जनता नरेंद्र मोदी जी को और बहन मीनाक्षी लेखी जी को दोबारा जिताने जा रही है। जोरदार इस बात को मेरी समर्थन कर रहे हैं तो हाथ खड़े कर करके आप बहन जी को विश्वास दिला दीजिए। बहन मीनाक्षी लेखी, बहन मीनाक्षी लेखी, श्री वीरेंद्र सचदेवा, श्री वीरेंद्र सचदेवा, श्री मनीष सिंह। मैं बहन मीनाक्षी लेखी जी को आपके सामने उद्बोधन के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन मीनाक्षी लेखी। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मीनाक्षी दीदी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मीनाक्षी दीदी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी, एमपी जी, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनीष सिंह जी, भारत भूषण मदान जी, राजेश गोयल जी, सुरेश शर्मा जी, सुनील लोहिया जी, प्रेम पाठक जी, सुरेंद्र मंगल जी, मेहर सिंह जी, प्रेम निश्चल जी, सौरभ भारद्वाज जी, डागर जी। ये सौरभ भारद्वाज वो वाला सौरभ भारद्वाज नहीं है, ज्ञान जी और अशोक जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, दिल्ली कैंटोनमेंट के मेरे भाई बहन। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग एक बात बताइए कि जब भाई साहब को अगले कार्यक्रम में पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जब दिल्ली में आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जिता के भेजा दिल्ली कैंट, तो मैं तब से आपके साथ हूं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि हमारे आने के बाद दिल्ली कैंट में सुधार हुआ या नहीं हुआ? आपके मन के काम हुए या नहीं हुए? हुए। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की केंद्रित में सरकार हमारी रही, लेकिन दिल्ली के अंदर सरकार इनकी रही, दिल्ली सरकार ने आपके काम किए या नहीं किए? नहीं किए। आप लोगों की पेंशन लगी, नए राशन कार्ड बने, पानी की व्यवस्था हुई और जो भी काम था वो काम केंद्र सरकार ने आपके लिए जो बन पाया वो करके दिया। तो आपको जो मैं बताना चाह रही हूं वो ये बताना चाह रही हूं कि जब हम लोग कुछ वायदा करते हैं, आप सबसे वायदा किया था कि आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे और आपकी सेवा में, चाहे वो कोरोना का समय था, चाहे उससे पहले स्वच्छ भारत अभियान था, चाहे ऑक्सीजन की फैसिलिटी कैंट बोर्ड के अस्पताल में लगाने का काम था, चाहे डीआरडीओ के माध्यम से यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाने का काम था, चाहे आईसीयू बनाने का काम था, चाहे कैंट बोर्ड के दफ्तर को ठीक करने का काम था, चाहे जिस जगह पर बैठे इसको ठीक करने का काम था, सड़क को ठीक करने का काम था, कोने पे कूड़े का ढेर था उसको हटाने का काम था। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर हम लोगों ने काम नहीं किया। और या ओपन जिम्स लगाने थे, पार्कों को ठीक करना था, वो एक एक काम आपको करके दिया। यहाँ तक कि कैंट के स्कूलों को ठीक करना, दवाइयों के लिए बंदोबस्त करना, ये सब काम हमने करके दिया। और अपना कर्तव्य बोध समझकर कि आप सबने मुझे जिताया है, आप सबने मुझ पे भरोसा दिखाया है, तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। लेकिन जो आदमी ये एफिडेविट देकर आपके बीच आया, एफिडेविट पक्के कागज पे उसने लिख के दिया कि भाई मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं लूंगा, वो उसको ले, कोई बात नहीं, क्योंकि जो पद के साथ चीजें सरकारी है आप उसको ले ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर नहीं लिखा था कि आप 8 लाख का पर्दा लगा सकते हैं। कहीं पर ये नियम नहीं है ना जी।
कहीं पर ये नियम नहीं है कि 6 लाख का जो टीवी है वो 10 लाख में आप खरीदेंगे। उस मेक का, उस मॉडल का टीवी आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो वो 6 लाख में आता है। ये भाई ने वही टीवी 10 लाख में खरीदा है और 10 लाख में 10 टीवी खरीद लिए, तो आप हिसाब लगा लो कितने पैसे चूना लग गया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहूंगी और वो चीज याद दिलाना चाहती हूं। कोरोना के टाइम पर जब पूरी देश दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, आप में से कितने के परिवार में कई बार लोग नहीं रहे? कितने लोगों ने मुझे फोन किया होगा कि बहन जी बेड का इंतजाम कर दो, ऑक्सीजन का इंतजाम कर दो, हमारे घर परिवार वाले को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, बेड नहीं मिल रहा, भोजन नहीं है। कुछ गरीब परिवार के मजदूर लोग एरिया में हैं, कहीं राशन की दुकान नहीं खुली। कितने लोगों ने ऐसे फोन आते होंगे जिनकी मदद हम सबने मिलके की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलते हुए समाज के प्रति जागरूक रहा और आप सबके बीच में उसने काम किया या नहीं? मेरे सभी भाई बहनों के लिए आप ताली बजाइए जिन्होंने कोरोना के समय पर काम किया। कितनी जगहों पर मैंने सामान भेजा होगा, कई जगहों पर मैं उपस्थित रही होंगी, कई जगह मैं उपस्थित भी नहीं रही होंगी, मगर ये काम किया होगा और मेरे भाई बहनों ने लगकर रात दिन काम किया। हम जिस संस्कृति से आते हैं, जिन परिवारों से आते हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की मौत हो जाए, कुछ हो जाए, घर में खाना नहीं बनता, पार्टी नहीं होती, शादी ब्याह कैंसिल कर देते हैं, रोक जाते हैं। ऐसे बुरे टाइम में जहां व्यक्ति को अपना अगला मिनट नहीं पता कि मैं भी जिंदा हूं या नहीं। कितने लोग तो घरों में दुबक के बैठे थे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे, हम लोग बाहर निकल रहे थे। ऐसे टाइम पर ये आदमी अपना महल खड़ा कर रहा था। जो बुरी बात है, वो बुरी बात ये है कि जब दुनिया के अंदर त्राहीमान है, लोग अपनी जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे टाइम पर ये आदमी अपना महल खड़ा कर रहा था। किसी ने उसको शीश महल कहा, किसी ने उसको राजमहल कहा, लेकिन मैं आज उसको ताजमहल कहूंगी। ताजमहल देखने में खूबसूरत जरूर है, लेकिन कब्रिस्तान है। वहां पर इसकी कब्र खुदेगी, आम आदमी पार्टी की कब्र खुदेगी, क्योंकि जिस बेईमानी से इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, ये उसी का नमूना है। आप सब गरीब, अमीर, दुकानदार, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, टैक्सी चलाने वाले, सफाई कर्मचारी, दिल्ली के अंदर रहने वाले जितने मेरे भाई बहन हैं, वो इस बात से तो वाकिफ है कि बिना टेंडर के कोई सरकारी काम नहीं होता। ये जानते हैं या नहीं? जानते हैं ना आप लोग कि सरकारी काम कोई भी बिना टेंडर के नहीं होता। इस भाई ने 43 करोड़ का काम करा दिया बिना टेंडर के। और ऐसे इलाके में जहां पर लेटेस्ट दिल्ली है कि एक ईंट भी बिना परमिशन के नहीं लग सकती, जहां एक ईंट बिना परमिशन के नहीं लग सकती, वहां पर 23 मकान गिराकर अपना महल खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद जो सरकारी निवास था उसको भी हटा दिया, पीछे मकान बनाया, आगे जो मकान था वो असली सरकारी निवास था, उसको लॉन में मिला दिया, उसके ऊपर बुलडोजर चलवा के खत्म कर दिया पूरा का पूरा महल। और सरकारी खजाने का जो बजट था वो ये कहकर सैंक्शन किया कि हमको ये पैसा रिपेयर के लिए चाहिए, मरम्मत के लिए पैसा चाहिए। अरे भाई, मरम्मत का पैसा तूने महल बनाने में खर्च कर दिया। 4.5 लाख का पखाना देखा है किसी ने? भाई मैंने नहीं देखा। 4.5 लाख नहीं देखा। खाली पॉट, पूरे पखाने की नहीं बात कर रही मैं कि आपने फर्श बनाया, वॉश बेसिन लगाया, शीशा लगाया, उसकी नहीं बात कर रही। खाली पॉट, खाली पखाना 4.5 लाख का। भाई 4.5-5 लाख में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू हो गई होती तो मेरे गरीब भाई बहनों को जो झुग्गी में बसे हुए हैं उनको मकान मिल गए होते, 1000 परिवारों को मकान मिल गया होता 43 करोड़ के अंदर।
1000 परिवारों के मकान की जगह पर इसने अपना महल खड़ा किया और क्या कहा कि हमें मरम्मत के लिए पैसा चाहिए था। मरम्मत के लिए, क्योंकि छत चोरी थी, छत गिर रही थी, इसलिए मरम्मत के लिए चाहिए था। भाई आप सब बेवकूफ तो नहीं हो ना, सब समझदार लोग हो। आप में से कोई आदमी ऐसा पर्दा मेरे को दिखा दे कि छत चोरी हो, पर्दा लगाने से छत ठीक हो जाती है, चोना बंद कर देती है, क्या है? बेवकूफ समझा हुआ है हमें। छत चोरी थी तो फर्श के ऊपर 8 करोड़ का मार्बल लगाने से छत ठीक हो जाएगी क्या? पागल समझते हो? दिल्ली की जनता को क्या समझते हो भाई? हम भावुक लोग हैं, हम लोग कभी कभी भावना में बैठ जाते हैं, कभी कभी बिजली फ्री पानी फ्री के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे ना समझ नहीं है कि छत चोरी है, पर्दा लगा के आप छत चोना बंद करवा दोगे, या फिर फर्श पे 8 करोड़ का मार्बल लगाने से, वियतनाम का मार्बल लगाने से छत चोना बंद कर देगी। भाई यहाँ किसी को याद है वो पोशंपा बचपन में खेलते थे? याद है? भाई 3 जने मंच पे आओ जरा, 3 जने आओ, आओ 3 जने आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, 3 जने आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जरा मैं आज आपको कुछ सिखाना चाह रही हूँ, कुछ बताना चाह रही हूँ। आओ इधर आओ बेटा, बीच में आओ, आओ, हाथ पकड़ो, खड़े हो, जैसे खेलते हैं, पोशंपा जैसे खेलते हैं। हाँ आओ तुम आगे आओ। पोशंपा भाई, पोशंपा डाकियों ने क्या किया? लाल किले में क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में। तो भाई बचपन में ये सिखाते थे हमें, याद है? ये मैंने क्यों किया? आप सबको खेल खेल में खेल बताया कि बचपन में भी ये शिक्षा दी जाती थी कि भैया चोरी वोरी करोगे तो जेल जाओगे। सिखाया जाता था या नहीं? याद कर लो सब लोग कि पोशंपा खेलने का तरीका था ताकि बच्चों के मन में ये बात घर कर जाए कि भाई कोई छोटी बड़ी कोई चोरी मत करना, करोगे तो जेल में जाओगे। मेरे मन में तो ये बात बची हुई है। मैं जब बचपन में खेलती थी तो मुझे आज तक ये खेल याद है कि चोरी करने का नतीजा जेल होता है। लेकिन जो नेता बनकर आपका पैसा चोरी चकारी करने का काम करे, उसको जेल जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ जी। जो जनता के पैसे को चोरी करेगा, जो जनता को मूर्ख बनाने का काम करेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं? छोटे छोटे बच्चों को परिवारों में ये शिक्षा दी जाती है ताकि बड़े होकर चोरी चकारी ना करें। इन लोगों ने हद कर दी, हद, हर चीज के अंदर घोटाला। आज मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना का बताया, 4.5-5 लाख में अगर आप 1000 मकान बनाओ तो हर एक मकान बन जाता है। 43 करोड़ के अंदर 1000 परिवारों को मकान मिल गया होता, जो केंद्र सरकार ने अभी बना के दिए। आप सोचो, इस व्यक्ति ने क्या कहा था कि मैं कुछ लूंगा नहीं। अरे भैया, जो सरकारी आवास है, अच्छा खासा आवास था, छुटपुट कुछ काम करा लेते हैं। उसमें तो पता होता है कि पर्दा भी उसमें वो रंग लेके आते हैं कि इस क्वालिटी का पर्दा है, इस रेट का पर्दा है, आप पर्दा चुन लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा चुन लेते हो कि मुझे सफेद चाहिए, काला चाहिए, नीला चाहिए, पीला चाहिए, इतना कर सकते हो। ये मार्बल के सैंपल हैं, आपको जो पसंद है इसमें से वो आप लगवा लो, ये कर सकते हो आप सीधा का सीधा विदेशी सामान, सीधा का सीधा कि गर्म पानी ठंडे पानी वाला आपका बाथरूम होगा, पॉट होगा धोने के लिए भी नहीं। सच में आप सोचो कि किस हद तक वो खुल जा सिम अली बाबा और 40 चोर, दरवाजा खुलेगा बंद होगा। भैया बचपन में पोशंपा खेल लिया होता तो शायद ये बुद्धि ठीक हो गई होती कि भाई 100 रुपए की घड़ी चुराने पे भी जेल जाना पड़ता है। 43 करोड़ चोरी करोगे तो पक्का जेल जाओगे और लंबे समय तक जेल जाओगे। आप सोचो कि
अभी भाई यहाँ मेरे कुछ बहनें भी बैठी हैं, जब शराब नीति बदली, भाई ये जितनी बहनें हैं और जो भाई भी हैं वो भी बताएं, कौन चाहता है कि उसके घर में जो जवान बच्चा है वो स्कूल कॉलेज की जगह पर दारू पीना शुरू कर दे? कोई चाहता है? एक के साथ एक फ्री कर दो। 60% 80% दारू की बिक्री अगर बढ़ जाती है, जिसके ऊपर 2% मुनाफा था, जो बेचने वाले उनको 2% मिलता था, इस भाई ने बढ़ा के 12% कर दिया। दारू की कई जगह पर 60% बिक्री बढ़ी, कई चीजों की 80% बिक्री बढ़ी। अरे बिक्री बढ़ी तो सरकार की जेब में भी पैसा ज्यादा आना चाहिए या नहीं? इतनी समझ तो सबको है कि सलवार कमीज बेचो, सूट बेचो, सब्जी बेचो, आलू बेचो, प्याज बेचो, जब बिक्री 1 किलो की जगह 10 किलो होगी तो उतने पैसे का मुनाफा ज्यादा होगा। अब इस केस के अंदर बिक्री बढ़ गई लेकिन सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, सरकार की जेब में पैसे नहीं आए, तो भाई कहां गए वो पैसे? कहां गए वो पैसे? वही समझना चाहते हैं हम लोग। हम वही समझना चाहते हैं कि जब आपने टेंडर पास नहीं किया, टेंडर निकाला भी नहीं 43 करोड़ का, तो वो पैसे कहां गए, किसकी जेब में गए, वो तो समझाओ। जिस इलाके में ईंट नहीं लग सकती थी वहां तुमने पूरा मकान तोड़ दिया, सरकारी मकान गिरा दिया। कैसे कर दिया आपने? आपको आज यही बात का फैसला करना है, यही बात समझनी है कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग, उनका जवाब हम ही देंगे, आप ही को देना है। और जो गलतियां भावना में बहकर हमारे से हुई हैं वो दोहराएंगे नहीं। दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की लागू हो गई होती, हमारे जितने गरीब भाई बहन हैं, अगर उनको 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिल गई होती कि किसी अस्पताल में जाओ 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार आपका देगी, तो वो भले की चीज थी या नहीं? आप समर्थन में हो या नहीं? समर्थन में हो ना? भाई 5 लाख रुपए तक अगर सरकार आपका खर्चा पे करेगी, जिस मर्जी अस्पताल में इलाज करवाओ, वो अच्छी चीज है या नहीं? इन्होंने क्या किया? आयुष्मान भारत तो लागू नहीं किया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। अब मेरे इतने सारे भाई बैठे हैं, कुछ दुकानदार भी बैठे हैं, एक खोखा बनाने की कितनी कीमत है बताओ बेटा? हाँ, 5 लाख 50,000। मैं कह रही हूँ फैंसी बना दो ना, एसी वेसी भी लगा दो। 2 लाख थोड़ा बड़ा कर दो, 5 लाख बड़ा कर दो, एसी लगा दो, पंखा लगा दो, टेबल रख दो, कुछ कर दो, 5 लाख 6 लाख में काम हो जाएगा। जितने मोहल्ला क्लिनिक है, जिस दिन वो फाइल खुलेगी उस दिन पता चलेगा कि 48 से 52 लाख रुपया लगाया है एक एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। 48 से 52 लाख। भाई मेहरम नगर अपनी फोटो छेप दी, वो अलग, वो एडवर्टाइजमेंट की जगह बना दी। अगर उतना एडवर्टाइजमेंट सरकार को देना पड़ता, पैसा एनसीडी की जेब में आता। वो दीवार अपनी फोटो छेपने के लिए ही लगाई है, और उसको बनाने का बिल अगली बार पूछ लेना अपने विधायक से। 52 लाख रुपया ना हो तो मेरा नाम बदल देना। 48 से 52 लाख रुपए खर्च हुए एक एक मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर। और जहां पर खून की जांच नहीं होती, जहां पर दवाई नहीं मिलती, जहां पर नर्स नहीं है, जहां पर गर्भवती महिला पहुंच जाए तो उसकी जांच की जगह नहीं है, क्योंकि ये सब काम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होते थे। बनाने थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, खड़े कर दिए मोहल्ला क्लिनिक, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कर दिए बंद। वो एक अलग घोटाला है। जिस चीज को हाथ लगाओ वहां घोटाला है, ये आपको याद रखना है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे एक हाथ खड़ा करके बता दो जिसके घर में बिजली फ्री और पानी माफ होता है, तो वो बता दो। किसी के घर में हाँ बिजली या पानी माफ है? किसी के घर में बिजली या पानी माफ है? ये झूठे वायदे होते हैं। ऐसे ही अभी वो खातों में सबको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, कर्नाटक में घोषणा कर दी, अब मुकर गए।
ये सब लोग चुनाव के टाइम पर आंखों के आगे जो भ्रम पैदा करते हैं, ऐसे सरकार नहीं चल सकती जी। आपसे कभी मैंने झूठ नहीं बोला होगा, कई बार किसी को कुछ बुरा भी लगा होगा, पर मैंने झूठ नहीं बोला होगा। मैंने साफ कहा होगा कि भाई ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी काम काज भाई उतने ही पैसे हैं। घर में कोई औरत अपना रसोई भी चलाती है तो उसको पता है कि बच्चों के खाने के लिए रखना है, बुजुर्गों की सेवा के लिए रखना है, घर में कोई ऊंच नीच हो जाए उसके लिए पैसे चाहिए, कोई बहू बेटी घर में आ जाए लेख के लिए चाहिए, बच्चे को ट्यूशन भेजनी है उसके पैसे चाहिए, किताबों के पैसे चाहिए, पति का जूता फट गया वो खरीद के देना है। उसको पता है एक तनख्वाह जो भी हाथ में उसके पैसे आते हैं उसमें उसको 50 खर्चे निकालने होते हैं। ऐसे ही देश का बजट है जी, झूठ मूठ नहीं चलता, उसमें सबकी सब जरूरतों को पूरा करना होता है। आपको डिफेंस का भी देखना है, आपको नई चीजें भी लानी है, सड़कें भी बनानी है, पुल भी बनाने हैं, 82 करोड़ लोगों को कोरोना के समय पे फ्री भोजन भी देना है, दवाइयां भी देनी है, ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाने हैं, आपको सब कुछ करना है। कुछ चीजें पॉसिबल है, कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। हमारे वेंडर भाई बहनों को हमने स्वनिधि योजना के तहत लोन देने का काम किया है, बैंक के खाते खुलाने का काम किया है, 1 से 2 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस देने का काम किया है, स्किल सेंटर्स बनाने का काम किया है। तो कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है। ये लोग तो झूठ का बाजार चलाते हैं, आज तक झूठ की राजनीति करते आए हैं, और पहले कांग्रेस ने की, अब इन्होंने की, और उन्हीं का साथ ले लेके ये आगे बढ़ते गए, सारी जनता के साथ धोखा करते गए। लेकिन ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कोई चुनाव नहीं है ना, मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये संदेश घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें, आप लोगों के बीच इस विषय पर बात करें। आप मुझे बताइए कि आप वायदा करते हैं कम से कम एक आदमी 10 लोगों से इस विषय पर बात करेगा, वायदा करते हैं आप लोग? जिक्र करेंगे ना इस बारे में, ताकि लोगों के मन में जागरूकता बढ़े, हमारे साथ कोई धोखा ना कर पाए। मैं नारा लगाऊंगी, मैं बोलूंगी, गली गली में शोर है, ये चलेगा? या तख्त बदल दो ताज बदल दो? हाँ, दोनों। अच्छा ठीक है, तख्त बदल दो ताज बदल दो। अरे आक्रोश के साथ, नहीं तो लगेगा आपके पैसे कोई चोरी कर ले, आप खुशी खुशी घूमते हो, खुश होते हो। कोई पैसे चोरी कर ले, जेब काट ले तो हाँ गुस्सा आता है ना, तो वो गुस्सा आवाज में दिखना चाहिए। हाथ मजबूत करके, जोर से बाजू ऊपर खड़ा करके, तख्त बदल दो ताज बदल दो, 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 तख्त बदल दो ताज बदल दो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।